तस्वीरों में दिखने वाला सिर्फ ये एक जनाजा है, एक ऐसी महिला जो सालों तक इंसाफ के लिए जूझती रही, लड़ती रही और कल वो इस फानी दुनिया से कूच कर चली गई। इंसाफ किसके पक्ष में था, न्याय किसके लिए था, न्याय था या नहीं, ये सारे सवाल एक तरफ, लेकिन इस देश का कोई एक नागरिक भी मरते दम तक ये सोचता है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ, उसके साथ न्याय नहीं हुआ, तो फिर तस्वीर में दिखने वाला सिर्फ ये एक जनाजा नहीं है, इसके साथ में 5 और जनाजे निकल चुके। इसके साथ में एक और जनाजा है जो सिविल सोसाइटी के नाम से चलता है। सिविल सोसाइटी यानी किसी संस्था या किसी बैनर का नाम नहीं है। सिविल सोसाइटी वो हर व्यक्ति है जो किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए लड़ता है, उसके लिए उसके समर्थन में आता है। अगर वो व्यक्ति पीड़ित को ये दिलासा नहीं दिला सकता कि उसके साथ इंसाफ हुआ है, जब पीड़ित को ये लगता है कि इंसाफ की लड़ाई अभी बाकी है, तो वहाँ पे एक जनाजा सिविल सोसाइटी का भी होता है, दूसरा जनाजा अधिवक्ता का होता है यानी एडवोकेट और आम भाषा में जिसे वकील कहा जाता है, तीसरा जनाजा होता है मीडिया का। दोनों तरफ की मीडिया जो एक पीड़ित के पक्ष में होती है और एक होती है पीड़ित के खिलाफ, उस मीडिया का भी जनाजा निकला। तीसरा जनाजा न्यायपालिका का भी निकला। क्यों कि न्यायपालिका का काम जो है इंसाफ देना है, और इंसाफ देने के साथ साथ इंसाफ हुआ है इसका एहसास सभी को कराना है। न्यायपालिका ने इंसाफ किया या नहीं किया ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन वास्तविकता को स्वीकार करना पड़ेगा कि इस देश का एक नागरिक, इस देश की एक महिला पीड़ित ज़किया जाफरी अपने जिंदगी के आखिरी सांस तक ये मलाल लेकर गई, ये अफसोस लेकर गई कि उसके साथ न्याय नहीं हुआ। न्यायपालिका की जिम्मेदारी होती है इंसाफ करना, साथ साथ में ये एहसास दिलाना कि उसके साथ इंसाफ हुआ है। और 5वां जनाजा जो निकला वो कार्यपालिका का निकला। कार्यपालिका यानी देश की चुनी हुई संसद, देश की चुनी हुई विधानसभाएं जो जनता के वोट से बनती है, जनता के वोट से बिखरती है। कार्यपालिका जो न्यायपालिका गठन करती है, न्यायपालिका के पास अधिवक्ता जाता है, अधिवक्ता के पास ले जाने वाली सिविल सोसाइटी होती है, और जो विक्टिम जो इस पूरी सिस्टम से नासमझ बेखबर होता है, लेकिन उसकी एक अदम्य इच्छा होती है तो उसके साथ जो कुछ भी हुआ अब उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। ज़किया जाफरी की जिंदगी और उसका आखिरी पल पूरे देश को झकझोरने वाला होना चाहिए। एक सिस्टम के मर जाने का जनाजा जब अहमदाबाद में निकला, तब हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि आने वाले समय में फिर ऐसी कोई घटना न हो। कोई भी नागरिक हो, उसके ये नहीं एहसास होना चाहिए। नरेंद्र मोदी से एसआईटी की दूसरे दौर की पूछताछ इस वक्त गांधीनगर में चल रही है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि गुजरात दंगे के आरोपी बाबू बजरंगी और सुरेश रिचर्ड भी अपनी जुबानी ये मान चुके हैं कि खुद मोदी ने उन्हें दंगे के दौरान मनमानी खुली छूट दे दी थी। 3 साल पहले आज तक के ऑपरेशन कलंक में उन्होंने खुफिया कैमरे के सामने तमाम राज खोल कर रख दिए थे। गुजरात दंगे की आग में धधक रहा था।
बजरंग दल के नेता बाबू बजरंगी सड़कों पर तलवार लेकर उतरे थे तो उस वक्त बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक हरीश भट्ट दंगाइयों के हाथ में बम थमा रहे थे और बकौल बजरंगी गुजरात के तत्कालीन गृह राज्य मंत्री गोधन जड़ापिया कत्लेआम करने वालों को छुपाने के रास्ते दिखा रहे थे। हम जानना चाह रहे थे कि इन तीनों दिनों में जब गुजरात जलाया जा रहा था तो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कहां थे और क्या कर रहे थे। इस सवाल का जवाब दिया खुद को मोदी के खास बताने वाले बाबू बजरंगी ने। बजरंगी के मुताबिक नरोड़ा में कत्लेआम के अगले दिन मोदी वहां पहुंचे और दंगाइयों का उत्साह बढ़ाया। ब्लैक कमांडो लेकर आए ना, दूसरे दिन आए थे, शांत के बहाने आए, तो जो थे वो बोले हमने किया, बोले तुमको धन्य है। अच्छा। बाकी तो क्या बोले, बेचारे इतने तो आश्वासन दे दिया, फिर उसको खुले हम तो बोल नहीं सकते थे। इतना आश्वासन दिया उन्होंने, खुला बोले उनके हिसाब से तुम बाहर है यार। सिर्फ न सिर्फ एक आदमी बीजेपी नरेंद्र मोदी। बाबू बजरंगी ने मोदी के बारे में जो कहा वो तो कुछ भी नहीं। अब जरा सुनिए नरोड़ा नरसंहार के आरोपी सुरेश रिचर्ड का ये बयान। मेरी बात सुनो, यहाँ पे जब कांड होने के बाद अपना भाई भी आया था नरेंद्र मोदी भी, फिर बोले के बराबर बोले जय श्री राम जय श्री राम। कार्यपालिका में बैठे हुए लोग, जिसमें एक हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने ज़किया जाफरी को याद करते हुए लिखा, शक्तिशाली लोगों के खिलाफ अकेले लड़ने वाली महिला, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। कांग्रेस के इमरान प्रतापगढ़ी ने एक सामान्य रूप से उनको याद किया। पवन खेड़ा ने, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनके भी अल्फाज एक सामान्य से रहे। इसके अलावा तीस्ता सेतलवाड़, राणा अयूब, निर्जरी सिंहा, मुमताज पटेल, इमरान प्रतापगढ़ी, सब ने श्रद्धांजलि दी। लेकिन इसके आगे क्या? 2022 में ज़किया जाफरी का केस छोड़ देने वाले कपिल सिब्बल कल पूरा दिन खामोश रहे। अभी तक ये नहीं पता चला कि कपिल सिब्बल ने ज़किया जाफरी का केस 2022 में क्यों छोड़ा था। लेकिन एक डिटेल के ऊपर नजर डालें तो ये कपिल सिब्बल लालू प्रसाद यादव का भी केस लड़ चुके हैं, संजय दत्त का केस लड़े, सुब्रत रॉय एसआर स्टील के डायरेक्टर, उनका भी केस लड़े, आजम खान का केस लड़े, मुख्तार अंसारी, सारे केस का नतीजा क्या है? अयोध्या मामले में वो अधिवक्ता थे, ट्रिपल तलाक में कपिल सिब्बल अधिवक्ता थे, मराठा आंदोलन हुआ, मराठा कोटा के लिए कोर्ट में दलील करने वाले कपिल सिब्बल थे, हिजाब के लिए कपिल सिब्बल ने केस लड़ा। ये जितने भी केस मैंने आपको बताए, इसका नतीजा क्या है? और ज़किया जाफरी के केस को उन्होंने बीच में से छोड़ा। जस्टिस महेश्वरी, जस्टिस दिनेश महेश्वरी, जस्टिस एएन खानविलकर और जस्टिस सीटी रवि कुमार, ज़किया जाफरी का जो केस का फैसला लेने वाले ये 3 न्यायमूर्ति आज कहाँ है, क्या कर रहे हैं, इस पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा हूँ कि सिविल सोसाइटी के जो लोग 2002 में थे वह 2025 में कहाँ हैं, किस हालत में, क्या कर रहे हैं। आज वो मौका नहीं है कि इस सब चीज़ों पे बात की जाए। लेकिन
2002 से लेकर 2025 में जो कुछ भी हो गया, सब कुछ हमारे सामने है। और ज़किया जाफरी की उनका इंतकाल एक घटना को ख़त्म नहीं करता है। साल 2002 के गुजरात दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी का निधन हो गया है। साल 2002 के दंगों में गुलबर्ग सोसाइटी हत्याकांड में एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। ज़किया जाफरी के बेटे तनवीर ने बीबीसी से हुई बातचीत में मां के निधन की पुष्टि की है। ज़किया जाफरी गुलबर्ग सोसाइटी में हुए हत्याकांड के बाद खबरों में आई थी और भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ केस के कारण वो चर्चा में बनी रही। दरअसल साल 2002 में गुजरात में हुए दंगों के कारण 28 फरवरी को सवेरे दंगाइयों ने गुलबर्ग सोसाइटी को घेर लिया। यहाँ कई लोगों को जिंदा जला दिया गया। मारे जाने वालों में कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी समेत कुल 69 लोग शामिल थे। एहसान जाफरी की पत्नी ज़किया जाफरी ने आरोप लगाया था कि उनके पति ने पुलिस और उस वक्त मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी दोनों से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। 2007 में हाईकोर्ट ने भी उनकी अपील खारिज कर दी। 2008 में ज़किया जाफरी और गैर सरकारी संगठन सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए पहले से गठित एसआईटी को मामले की जांच के आदेश दिए। इस फैसले को हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील खारिज कर मोदी को दी गई क्लीन चिट के फैसले को बरकरार रखा। पूरी जानकारी नहीं होती सिस्टम के सामने लड़ने का लड़ना होता है, लेकिन कैसे लड़ा जाए वो बताने के लिए सिविल सोसाइटी आती है। न्यायपालिका के साथ सीधे संवाद करने के लिए अधिवक्ता आता है, जिसे वकील कहा जाता है। और इन सारी चीज़ों को कार्यपालिका क्या कर रही है, न्यायपालिका क्या कर रही है, विक्टिम क्या कह रहा है, अधिवक्ता क्या कहता है, सिविल सोसाइटी क्या कहती है, ये सब की खबर देने वाली मीडिया होती है। और मीडिया के कई प्रकार हैं। एक इन्फॉर्मेटिव जर्नलिज्म होता है, एक इनोवेटिव जर्नलिज्म होता है, एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म होता है और एक एनालिटिकल जर्नलिज्म होता है। इस पर मैं कभी किसी और वीडियो में बात करूंगा, लेकिन मीडिया दोनों तरफ की खबरें चलाती है। एक प्रोपेगेंडा बनता है, एक सच्ची खबरें चलती है। इस सब के बीच कोई एक ज़किया जाफरी 23 साल तक लड़ते लड़ते इस फानी दुनिया से कूच कर जाती है और ये मलाल लेकर जाती है कि उसके साथ इंसाफ नहीं हुआ। इंसाफ किसके पक्ष में था, किसके पक्ष में नहीं था, ये देखना न्यायपालिका का काम है। लेकिन न्यायपालिका की एक जिम्मेदारी ये भी रहती है कि सभी पक्षों को लगना चाहिए कि उसके साथ इंसाफ हुआ। आज इसी बात के साथ यहाँ पर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।